मध्य प्रदेश के धार जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था गोंडी खेड़ा चारण। इसी गांव की एक आम सी गली में रहता था पुरोहित परिवार। इस परिवार का घर का मुखिया था 28 साल का एक जवान, होनहार और मेहनती लड़का देवकृष्ण पुरोहित। देवकृष्ण पेशे से एक मसालों और मिर्ची का व्यापारी था। वो एक ऐसा इंसान था जो दिन रात एक करके कड़ी धूप और धूल भरी सड़कों पर गांव-गांव घूमकर मसाले बेचता था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में देवकृष्ण के साथ उसकी बूढ़ी माँ खेंचीबाई, उसकी पढ़ी लिखी बहन ज्योति और उसकी पत्नी प्रियंका रहती थी। देवकृष्ण और प्रियंका का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था, ये बचपन का साथ था। साल 2015 अप्रैल के महीने में इन दोनों की शादी उनके परिवार वालों ने धूमधाम से करा दी थी। उस वक्त देवकृष्ण और प्रियंका दोनों ही लगभग 15 साल के नाबालिग थे। ग्रामीण इलाकों में होने वाले बाल विवाह की प्रथा के चलते शादी तो हो गई थी, लेकिन क्योंकि दोनों नाबालिग थे इसलिए शादी के बाद प्रियंका अपने मायके अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए और आखिरकार साल 2021 में जब प्रियंका 21 साल की हुई तो उसका गौना यानी विदाई हुआ और वो हमेशा के लिए अपने ससुराल अपने पति देवकृष्ण के घर आकर रहने लगी। देवकृष्ण अपनी पत्नी प्रियंका से बेहद प्यार करता था। वो प्रियंका की हर छोटी बड़ी खुशी, उसके हर शौक को पूरा करने की जी जान से कोशिश करता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और आई 6 अप्रैल 2026 की रात के करीब 2 बज रहे थे। देवकृष्ण भी दिन भर की कड़ी मेहनत और थकान के बाद अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसका परिवार अपने अपने कमरों में था, लेकिन तभी अचानक देवकृष्ण के घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज और खौफ से भरी थी कि पड़ोसियों की नींद झटके से टूट गई। देवकृष्ण की माँ और बहन की भी नींद टूट जाती है। वो दोनों और गांव के लोग घबराकर देवकृष्ण के कमरे में आते हैं। जब गांव वाले देवकृष्ण की माँ और उसकी बहन वहां पहुंचकर देखते हैं तो वो मंजर देखकर उनकी सांसें अटक जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर कमरे का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ था। अलमीरा के दरवाजे टूटे हुए थे, कपड़े जमीन पर बिखरे थे, दरवाजे खुले पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने भयंकर लूटपाट मचाई हो। लेकिन तभी लोगों की नजर मेन बेडरूम की तरफ जाती है और जो नजारा उन्होंने वहां देखा उसने सबकी चीखें निकाल दी। 28 साल का वो जवान सीधा साधा व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित अपने ही बिस्तर पर मौत की गहरी नींद सो चुका था। उसके सिर पर किसी बेहद भारी धारदार हथियार से इतना भयंकर और जानलेवा वार किया गया था। बिस्तर पूरी तरह से खून से लथपथ था। देवकृष्ण की माँ और बहन इसे देखकर पूरी तरह टूट गए थे। वो ये मंजर देख ही रहे थे कि अचानक बगल वाले कमरे से किसी के रोने, तड़पने और सिसकने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद लोग भागकर उस कमरे की तरफ जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि प्रियंका अंधेरे में जमीन पर गिरी पड़ी है। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे देखकर किसी का भी दिल रो पड़े। प्रियंका के हाथ और पैर पीछे की तरफ बुरी तरह से एक रस्सी से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर एक कपड़ा कसकर बांधा गया था ताकि उसकी आवाज बाहर ना आ सके। वो बुरी तरह से कांप रही थी। डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पूरी तरह से एक भयंकर सदमे में थी। खेंचीबाई और ज्योति ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह का कपड़ा हटाया और उसके हाथ पैर खोले। प्रियंका को तो जैसे होश ही नहीं था। वो जमीन पर बैठकर अपने बाल नोचते हुए रो रोकर बस एक ही बात बोल रही थी कि उन्होंने मेरे पति को मार डाला, उन्होंने मेरा सब कुछ लूट लिया, हम बर्बाद हो गए। उसकी सास ने उसे गले लगाकर उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उस बेचारी पत्नी का दुख इतना बड़ा था कि उसकी चीखें रुक नहीं रही थी। प्रियंका ने रोते बिलखते हुए वहां खड़े लोगों को एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर भीड़ में खड़े हर शख्स का खून खौल उठा। प्रियंका ने कांपते हुए बताया, रात के अंधेरे में अचानक 3 से 4 नकाबपोश बदमाश हमारे घर में घुस आए थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरा मुंह बुरी तरह से दबा दिया। उनकी आंखों में खून सवार था। उन्होंने मुझे डराते हुए कहा कि जो कुछ भी घर में रखा है चुपचाप दे दो, वरना दोनों को मार डालेंगे। प्रियंका सांसें लेते हुए और रोते हुए आगे बोली, उन्होंने मेरे हाथ पैर बांधे और मुझे घसीट के बगल वाले इस कमरे में फेंक दिया। एक लंबा सा बदमाश मेरे मुंह के पास चाकू लेकर बैठा था। जब मैंने मदद के लिए चीखने की कोशिश की तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मेरे पति को जान से मार देंगे। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, उसके पैर पकड़े, गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, बस हमारी जान बख्श दो। मैंने अपनी और मेरे पति की जान बचाने के लिए अपने 3 लाख रुपये के सारे सोने चांदी के गहने और 50,000 कैश अलमीरा से निकालकर उनके हवाले कर दिया। लेकिन फिर भी मेरा सब कुछ लूटने के बाद भी उन बेदर्द दरिंदों ने मेरे पति के सिर पर वार किया और उसे मौत के घाट उतारकर अंधेरे में वहां से भाग गए। आधा घंटा हो गया था मुझे वहां बंधे हुए चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन कोई नहीं आया। एक तरफ उस जवान बेटे की लाश थी और दूसरी तरफ एक बेचारी रोती बिलखती विधवा पत्नी जिसका सब कुछ लुट चुका था। हर कोई उन दरिंदों को
फांसी की सजा देने की मांग कर रहा था। कुछ ही देर में गांव वालों की खबर पर पुलिस और फोरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वालों ने प्रियंका से पूछा कि क्या हुआ था, तो प्रियंका ने वही कहानी सुनाई जो उसने गांव वालों को सुनाई थी। पुलिस वालों को यही लग रहा था कि ये एक टिपिकल रॉबरी मर्डर का केस है। सुबह होते ही धार जिले के सबसे एक्सपीरियंस्ड और तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर्स एसपी मयंक अवस्थी और एएसपी पारुल बेलापुरकर अपनी फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ क्राइम सीन पर दाखिल हुए। घर के चारों तरफ येलो बैरिकेड टेप लगा दी गई थी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर पहुंचे, उनके सामने वही टूटा हुआ अलमीरा, बिखरे हुए कपड़े और खून से लथपथ देवकृष्ण की लाश पड़ी थी। और दूसरे कमरे में प्रियंका, जो अभी भी सदमे में थी, उसके आसपास गांव की औरतें बैठी उसे दिलासा दे रही थी। ये खबर जल्द ही न्यूज चैनल्स में आने लगी, जिसके बाद प्रियंका लगातार नेशनल मीडिया और न्यूज चैनल्स के कैमरा के सामने आंसू बहा रही थी। उसने रोते हुए ऑन कैमरा न्यूज चैनल वालों से कहा, मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। उन्होंने मुझे घसीटा, मेरे मुंह पर हाथ रखा और बोला, अगर तूने चिल्लाई तो तेरे पति को मार देंगे। उसका ये रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा था। हर कोई इस लुटी पिटी बेचारी विधवा के लिए सहानुभूति दिखा रहा था। पूरा देश उन अनजान लुटेरों को फांसी देने की मांग कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ एसपी मयंक अवस्थी और एएसपी पारुल बेलापुरकर की पारखी नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थी। उन्हें इस बिखरे हुए सामान के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी नजर आ रही थी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। फोरेंसिक टीम ने अपने ग्लव्स पहने और उस कमरे में कदम रखा जहां देवकृष्ण की लाश थी। और यहीं से इस केस का सबसे पहला और सबसे भयंकर रेड फ्लैग पुलिस के सामने आया। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने देवकृष्ण की डेड बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो उन्हें एक बहुत अजीब और चौंकाने वाली चीज नजर आई। देवकृष्ण के सिर पर किसी भारी धारदार हथियार से किया गया एक अकेला 12 इंच लंबा और बेहद गहरा घाव था। बस एक बार और काम तमाम। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आपस में बात करने लगे कि देवकृष्ण के शरीर पर और कोई भी निशान नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों में हाथापाई होती है और शरीर पर कहीं ना कहीं निशान आ ही जाते हैं। देवकृष्ण के शरीर पर कोई और निशान ना देखकर वो चौंक जाते हैं। ये पहला डाउट था जिसने पुलिस के दिमाग की घंटी बजा दी। पुलिस ने इसके बाद घर के बाकी हिस्सों की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। एसपी पारुल बेलापुरकर के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा था। देवकृष्ण और प्रियंका के कमरे के ठीक बगल वाले कमरों में देवकृष्ण की मां खेचीबाई और उसकी बहन ज्योति सो रही थी। उन्होंने उन दोनों से पूछताछ की और पूछा कि क्या आप लोगों को कोई आवाज नहीं आई, तो उन दोनों ने कहा कि उन्हें कोई आवाज नहीं आई। ये सुनकर एएसपी पारुल बेलापुरकर थोड़े हैरान हो गए और वो सोच में पड़ गए कि कैसे 3 से 4 चोर आते हैं और एक आदमी का खून करके घर लूट के जाते हैं और परिवार को भनक तक नहीं लगी। धीरे धीरे प्रियंका की बनाई हुई उस परफेक्ट रॉबरी स्क्रिप्ट में दरारें आना शुरू हो गई थी। प्रियंका का बिहेवियर, उसके बयान बार बार थोड़े थोड़े बदल रहे थे। पूछताछ में कभी वो कहती उसने 2 नकाबपोश देखे, कभी कहती 3 थे, कभी वो टाइम को लेकर कंफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पुलिस को अभी भी एक ठोस सबूत चाहिए था। प्रियंका ने पुलिस और मीडिया के सामने बार बार ढिंढोरा पीटा था कि लुटेरे उसके 3 लाख रुपये के सोने चांदी के गहने और 50,000 रुपये कैश लूट कर ले गए हैं। पुलिस ने सोचा, अगर लुटेरे इतना सारा सामान लेकर गांव से भागे हैं तो कोई ना कोई क्लू, कोई फुटस्टेप या गांव के आसपास किसी सीसीटीवी में उनका कोई निशान जरूर होगा। एसपी मयंक अवस्थी ने अपनी सर्च टीम को ऑर्डर दिया कि घर का और आसपास के इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने उस टूटी हुई अलमीरा को बारीकी से देखा, घर के बिखरे हुए कपड़ों को हटाया और तभी घर की तलाशी लेते हुए पुलिस की सर्च टीम के हाथ एक ऐसी चीज लगी, एक ऐसी चीज जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर्स के भी होश उड़ गए। जिस लूट के लिए प्रियंका पिछले 12 घंटों से रो रो कर पूरे देश की सहानुभूति बटोर रही थी, वो 3 लाख के गहने और कैश घर के बाहर नहीं बल्कि उसी घर के अंदर एक बेहद सुरक्षित जगह पर छुपाए हुए मिल गए। जैसे ही ये गहने पुलिस के हाथ लगे, प्रियंका अब पुलिस की नजरों में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक सस्पेक्ट बन चुकी थी। एसपी अवस्थी समझ गए थे कि दुश्मन बाहर से नहीं आया था, दुश्मन इन्हीं 4 दीवारों के बीच मौजूद था। जब पुलिस वालों ने प्रियंका से पूछा कि ये गहने और कैश यहां कैसे मिले, तो उस पर प्रियंका ने रोते हुए कहा कि मुझे नहीं पता यहां कैसे आए, शायद उन चोरों ने ही यहां रख दिया था। यह सुनकर पुलिस एएसपी मयंक अवस्थी और एएसपी पारुल बेलापुरकर की पारखी नजरें अब पूरी तरह से समझ चुकी थीं कि दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आया है। पुलिस ने तुरंत प्रियंका को गांव की भीड़ और हमदर्दी दिखाने वाली औरतों से अलग किया। अब वो एक बेचारी विक्टिम नहीं थी, अब वो इस खौफनाक मर्डर केस की सबसे बड़ी और अकेली प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी थी। पुलिस ने तुरंत ही उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ।
शुरुआत में प्रियंका ने अपनी वही घिसी पिटी नकाबपोश लुटेरों वाली स्क्रिप्ट दोबारा सुनानी शुरू की। सर, मुझे नहीं पता ये गहने यहाँ कैसे आए। वो 3 से 4 लोग थे, उन्होंने मुझे बांध दिया था, उन्होंने मेरे पति को मार दिया। लेकिन इस बार उसके सामने गांव वाले या मीडिया के लोग नहीं थे जो उसके आंसुओं पर भरोसा कर लेते। उसके सामने बैठे थे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर्स। एसपी मयंक अवस्थी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग का ऐसा जाल बिछाया जिसमें प्रियंका बुरी तरह उलझ गई। उन्होंने कहा कि अगर लुटेरे आए थे तो उन्होंने सिर्फ देवकृष्ण के सिर पर एक सटीक वार क्यों किया? उसके हाथ पर बचाव के निशान क्यों नहीं है? बगल के कमरे में सो रही तुम्हारी सास और ननद को आवाज क्यों नहीं आई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लुटेरों ने तुम्हारा सामान लूटा था तो वो उसे तुम्हारे ही घर में छुपाकर क्यों जाएंगे? इन चुभते हुए सवालों की बौछार के आगे प्रियंका की स्क्रिप्ट बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी। उसके बयान बार बार बदलने लगे, लेकिन प्रियंका अभी भी टूटने को तैयार नहीं थी। वो एक बेहद शातिर दिमाग वाली औरत थी। तभी धार पुलिस की साइबर सेल ने इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी एंट्री मारी जिसने प्रियंका के बच निकलने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। क्राइम सीन पर आते ही पुलिस ने सबसे पहले प्रियंका का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था। जब साइबर एक्सपर्ट्स ने उस फोन को बारीकी से स्कैन किया तो उन्हें एक और भयंकर रेड फ्लैग दिखा। प्रियंका के फोन से हत्या की रात और उससे पहले के कई दिनों का डेटा, व्हाट्सएप चैट्स और कॉल हिस्ट्री पूरी तरह से डिलीट की हुई थी। लेकिन प्रियंका को यह अंदाजा नहीं था कि आज की नई टेक्नोलॉजी में डेटा रिकवर किया जा सकता है। पुलिस ने तुरंत टेलीकॉम ऑपरेटर से प्रियंका के नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाई और उस कॉल डिटेल रिकॉर्ड ने इस केस का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग राज खोलकर पुलिस की टेबल पर रख दिया। हत्या की रात और उससे पहले के लगातार 4 दिनों तक प्रियंका के फोन से सबसे ज्यादा कॉल्स एक ही नंबर पर किए गए थे। रात रात भर लंबी लंबी बातें हुई थी और वो नंबर किसी चोर या डाकू का नहीं था। वो नंबर था 32 साल के एक शादीशुदा आदमी का, जिसका नाम था कमलेश पुरोहित। कमलेश जिसके खुद के 2 बच्चे थे। जैसे ही कमलेश का नाम इंटेरोगेशन रूम में गूंजा, प्रियंका का वो रोने धोने का नाटक, उसका वो सदमा, उसकी वो बेचारी विधवा वाली एक्टिंग, सब एक झटके में चूर चूर हो गया। लगभग 6 घंटे की लगातार और सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार उस औरत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और आखिर उसने रोते हुए कबूल कर लिया कि उसी ने कमलेश के साथ मिलकर देवकृष्ण की जान ली थी। उसने बताया कि देवकृष्ण और प्रियंका का बाल विवाह कर दिया गया था जब दोनों महज 15 साल के थे। साल 2021 में जब प्रियंका परमानेंटली अपना गौना करके ससुराल आई तो वो अंदर ही अंदर इस शादी से घुटन महसूस करती थी। प्रियंका अपने ससुराल अपने पति के साथ रुकना ही नहीं चाहती थी। जहां एक तरफ देवकृष्ण अपनी पत्नी से प्यार करता था, वहीं प्रियंका अपने पति से उतनी ही नफरत करती थी। प्रियंका हर रोज देवकृष्ण के साथ झगड़े करती थी। वो हर दिन पूरे परिवार के सामने देवकृष्ण को उसके रंग और रूप को लेकर बेइज्जत करती थी। वो उसके मुंह पर चिल्लाती थी, तुम काले हो, तुम मेरा लेवल मैच नहीं करते, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। एक जवान पति के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और मानसिक शोषण क्या हो सकता है? लेकिन देवकृष्ण इस उम्मीद में सब कुछ सहता रहा कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और प्रियंका ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो कमलेश से प्यार करती थी। इन दोनों का अफेयर साल 2017 से ही चल रहा था, यानी ससुराल आने से पहले से ही प्रियंका का दिल कमलेश के लिए धड़कता था। यही नहीं, कमलेश भी इतना निडर और बेशरम था कि वो अक्सर देवकृष्ण के घर के बाहर से गुजरता था और प्रियंका खिड़की पर घंटों खड़ी होकर उसे निहारती रहती थी। एक दिन देवकृष्ण ने प्रियंका को कमलेश के साथ देर रात बात करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद दोनों के बीच काफी बहस हुई। लेकिन देवकृष्ण उस समय चुप रहा, ये सोचकर कि गांव में उसकी बदनामी होगी कि उसकी पत्नी किसी शादीशुदा लड़के से अफेयर कर रही है, इसीलिए वो चुप रहा। यही नहीं, इसके बाद प्रियंका पूरे 2.5 साल अपने मायके में ही रही। देवकृष्ण ने प्रियंका से काफी बार वापस ससुराल आने के लिए कहा, लेकिन प्रियंका अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर जाके एक दिन प्रियंका ने देवकृष्ण से कहा कि वो एक ही शर्त पर वापस आएगी, अगर वो उसकी जिंदगी में टांग नहीं अड़ाएगा, उसे फोन इस्तेमाल करने पर नहीं टोकेगा, वो जिधर जाना चाहती है उधर जाने दिया जाएगा। देवकृष्ण ने अपने दिल पर पत्थर रखकर प्रियंका की इस बात को मान लिया और वो ये सब इसीलिए करता है क्योंकि आसपास गांव वाले लोग देवकृष्ण से सवाल कर रहे थे कि उसकी बीवी यहां ससुराल में क्यों नहीं रहती। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो प्रियंका की इन शर्तों को मान लेता है, लेकिन ये प्रियंका की सिर्फ एक सोची समझी चाल थी। 2.5 साल जब वो अपने मायके में थी, वो अक्सर कमलेश के साथ मिलती थी, अक्सर वो होटल रूम्स में जाया करते थे। प्रियंका कमलेश के प्यार में डूब चुकी थी। वो चाहती थी कि किसी तरह से देवकृष्ण को रास्ते से हटा दिया जाए, जिससे प्रियंका एक बेचारी विधवा बनकर सबकी सहानुभूति हासिल कर लेगी और उसे देवकृष्ण की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, जिसके बाद वो कमलेश के साथ अपना जीवन बिताएगी। मार्च 2026 में दोनों मिलकर देवकृष्ण को मारने का प्लान बना रहे थे, जिसके बाद प्रियंका और कमलेश ने एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर
की तलाश शुरू कर दी थी और उनकी ये तलाश खत्म हुई सुरेंद्र भाटी नाम के एक शख्स पर। सुरेंद्र एक लोकल सुपारी किलर था जिसने पहले भी कत्ल किए हुए थे। सुरेंद्र इन दोनों से मिलने आता है। तीनों प्लान बनाते हैं कि किस तरह देवकृष्ण को मारा जाए। फिर प्रियंका और कमलेश ने प्लान बनाया कि उसको नींद में ही उसके घर पे ही मारा जाए। इस प्लान पर सुरेंद्र ने भी मंजूरी दे दी। देवकृष्ण को मारने के लिए सुरेंद्र ने 1 लाख रुपये मांगे थे, जिस पर प्रियंका और कमलेश मान भी जाते हैं। प्रियंका ने सुरेंद्र को 50,000 एडवांस दिए। उन्होंने तय किया कि वो 4 अप्रैल को देवकृष्ण को मौत के घाट उतारेंगे। 31 मार्च 2026 में प्रियंका अपने ससुराल आई और आने से पहले ही उन्होंने मर्डर का प्लान तय कर दिया था। अगले 4 दिनों तक उसने एक अंडरकवर स्पाई की तरह अपने ही घर की रेकी की। उसने एक-एक दरवाजे, एक-एक कुंडी को बारीकी से टेस्ट किया। वो चेक करती रही कि किस दरवाजे को खोलने पर आवाज नहीं आती, उसकी माँ और ननद कितने बजे सोते हैं, कौन से रास्ते से जल्दी बाहर निकला जा सकता है। यही नहीं, इन 4 दिनों में उसकी कमलेश के साथ व्हाट्सएप पर लगातार चैटिंग चल रही थी। वो कमलेश से पूछती थी कि काम कब होगा, कैसे होगा, सब रेडी है ना। मौत का पूरा ब्लूप्रिंट फोन की स्क्रीन पर टाइप हो रहा था। 4 अप्रैल 2026 का दिन आ गया था, लेकिन तब अचानक सुरेंद्र कमलेश को कॉल करता है और कहता है कि वो आज कुछ कारण की वजह से मर्डर नहीं कर सकता, इसीलिए वो नहीं आ सकता। और जैसे ही ये बात कमलेश ने प्रियंका को बताई, वो ये सुनकर बौखला गई। उसने तुरंत ही सुरेंद्र को कॉल किया और सुरेंद्र को कहा कि वो उसके 50,000 रुपये वापस कर दे। लेकिन सुरेंद्र ने उसे कहा कि वो देवकृष्ण की जान जरूर लेगा, लेकिन आज नहीं, बल्कि 7 अप्रैल 2026 को। 7 अप्रैल का दिन आ गया था और सुबह सुरेंद्र ने कमलेश को बताया कि आज रात वो उनका काम कर देगा। और जैसे ही प्रियंका को यह खबर मिली, उसने पहले तो सास और ननद के सोने का इंतजार किया। उसके बाद उसने चुपचाप घर का मेन दरवाजा अंधेरे में खुला छोड़ दिया ताकि सुरेंद्र भी बिना कोई शोर शराबे के अंदर आ जाए। रात के गहरे अंधेरे में सुरेंद्र भाटी दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में लोहे का एक भारी धारदार हथियार चमक रहा था। वो सीधा देवकृष्ण के बेडरूम में पहुंचा। देवकृष्ण बेखबर गहरी नींद में था। सुरेंद्र ने बिना 1 सेकंड सोचे देवकृष्ण के सिर पर वो भारी हथियार पूरी ताकत से मार दिया। एक सटीक वार। देवकृष्ण को चीखने तक का मौका नहीं मिला। उसकी सांसें चंद पल में हमेशा के लिए रुक गईं। और प्रियंका ये सब वहां खड़े होकर देख रही थी। उसे जरा भी बुरा नहीं लग रहा था। उनके प्लान के मुताबिक मर्डर के ठीक बाद क्राइम सीन को लूटपाट दिखाने का नाटक शुरू हुआ। उनके प्लान के मुताबिक सुरेंद्र ने ही प्रियंका के कहने पर उसके हाथ और पैर बांध दिए और उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया। सुरेंद्र ने इसके बाद अलमीरा के ताले तोड़े, सारा सामान बिखेरा और वहां से चला गया। जाते जाते सुरेंद्र ने प्रियंका के कान के पास आकर और कहा कि मेरे यहां से निकलने के ठीक 15 मिनट बाद रोना और चीखना शुरू करना, उससे पहले बिल्कुल आवाज मत निकालना। और उसने ये इसीलिए किया कि वो वहां से आसानी से भाग सके। प्रियंका 15 मिनट होने का इंतजार कर रही थी। वो देख रही थी कि कब 15 मिनट पूरे हों और कब वो दुनिया के सामने अपनी एक्टिंग शुरू करे। ठीक 15 मिनट के इंतजार के बाद प्रियंका ने जोर जोर से चीखना शुरू किया और उस झूठ का वो महल खड़ा किया। उसने एक्टिंग करने की पूरी कोशिश की और वो कहीं हद तक कामयाब भी रही, जहां घर वाले, गांव वाले और मीडिया उसके इस कहानी पर विश्वास भी कर लिए थे। लेकिन जिसे धार पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर उसके इस प्लान को मिट्टी में मिला दिया। जब अगले दिन ये सच गांव वालों के सामने आया तो पूरे गोंडी खेड़ा चारण गांव के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवकृष्ण की मां खेचीबाई, जो कल तक बहू के दुख में रो रही थी, अब उस हत्यारिन बहू को देखकर सदमे में थी। धार पुलिस ने तुरंत प्रियंका पुरोहित और उसके आशिक कमलेश पुरोहित को अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर नए कानून भारतीय न्याय संहिता की संगीन धाराओं के तहत प्री प्लान्ड मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाने का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 13 अप्रैल 2026 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि जिस कॉन्ट्रैक्ट किलर सुरेंद्र भाटी ने देवकृष्ण के सिर पर वो जानलेवा वार किया था, वो अभी भी फरार है और पुलिस लगातार उसे ढूंढने के लिए छापेमारी कर रही है। जब ये पूरी खौफनाक कहानी सामने आई तो हर किसी ने बस एक ही सवाल पूछा, देवकृष्ण की आखिर गलती क्या थी? यही कि उसने एक ऐसी औरत पर भरोसा और प्यार किया जिसे ना तो उसकी शराफत पसंद थी और ना ही उसका रंग। अगर धार की इस खौफनाक, रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश ने आपको भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या प्रियंका और कमलेश को इस खूनी खेल के लिए आजीवन जेल मिलनी चाहिए या सीधे मौत की सजा? और ऐसी ही डिटेल्ड, सच्ची और हाई सस्पेंस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।